इन द सर्किट, अर्थात जिस तरीके से उस सर्किट में यूज किया जाता है उसे बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, व्हेन द पी टाइप टर्मिनल ऑफ डायोड connected with higher potential and N type is connected to the lower potential, then diode is said to be in forward biased. For example, ये डायोड है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, पॉजिटिव टर्मिनल को किसे प्लस नेगेटिव कहलाएगा, समझ आ गया, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है, रिमार्क देखेंगे, रिमार्क इट इज नॉट necessary that when we connect the p type to positive terminal, then it will be forward bias ही जरूरी नहीं है। Look in this example, इस एग्जाम्पल को देखेंगे। हायर पोटेंशियल एग्जाम्पल, यहाँ पर डायोड है, ये माइनस का 2 वोल्ट है, माइनस का 2 वोल्ट है, और यहाँ माइनस का 7 वोल्ट है, तो ये किस में है, फॉरवर्ड। दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, बात समझ आ रही है, बिकॉज -2 वोल्ट इज ग्रेटर देन -7 वोल्ट। राइट, बात करते हैं वर्किंग डायग्राम के बारे में। वर्किंग डायग्राम क्या है, हैशटैग वर्किंग डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, इसमें होल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको बैटरी से जोड़ा गया है। बताओ भाई, ये पॉजिटिव फील्ड अप्लाई करेगा, इस पर जाएंगे इस तरफ, और ये नेगेटिव अप्लाई करेगा इस पर, जाएंगे इस तरफ। इस नेगेटिव की चलने की वजह से करंट जाएगी इस तरफ, पॉजिटिव चलने की वजह से करंट जाएगी इस तरफ। बात रहे मिलाप की, जो जब कोई होल एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो करंट मिल जाएगी यहाँ पे इस तरफ, नेट करंट डायोड फ्लो होगी इस तरफ, जो कि बैटरी में करंट। तो बात आती है कि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर कहाँ गया, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर कहाँ गया, तो पोटेंशियल बैरियर यहाँ गया कि डायोड को स्टार्ट करते समय आप जो शुरू का वोल्टेज देंगे, अगर आपने प्रैक्टिकल किए हो, ये पी टाइप या एन टाइप मतलब प्लस, डायोड को वोल्टेज देते समय आप इतने अगर प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हो तो शुरू के कुछ मिली वोल्ट तक डायोड में कोई आपका जो अमीटर है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, अमीटर में कोई करंट फ्लो
नहीं होते। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि करंट फ्लो होगी लेकिन कुछ देर बाद वोल्टेज का कुछ मान जो है, वोल्टेज का कुछ मान जो ये मान है, ये शुरू के पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने में यूज हो जाता है। इसलिए एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने पर सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है। और नॉर्मली क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर था। इसका जो नाम है वो शायद नी करंट है या कट ऑफ करंट है, वो कट ऑफ वोल्टेज है। नाम एग्जैक्टली नाम देखने दो। कटिंग वोल्टेज। एक्चुअली कटिंग वोल्टेज होना चाहिए, पर मैं एग्जैक्टली देख लेता हूँ तो सही रहेगा। तो ये लिखा हुआ है वी वाई, ये लिखा हुआ है वी वाई, नहीं मिल रहा कैसे, ये लिखा हुआ है आपका ये वी वाई है, ढूंढने पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो भी वैज्ञानिक है, कोई बात नहीं। वी वाई लिखा, वी वाई को कटिंग वोल्टेज कहते हैं। पकड़ो पकड़ो इस पर। तो ये जो है इसे कहते हैं कटिंग पोटेंशियल, कटिंग पोटेंशियल लिखा हुआ है, कटिंग पोटेंशियल। कुछ लोग इसे नी वोल्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज की एंड नी वोल्टेज सुना? तो नी वोल्टेज क्या होता है? कभी भी आप ग्राफ बनाएं या किसी को समझा रहे हो तो ग्राफ कभी भी यहां से स्टार्ट मत कर देना, ये थोड़ी दूर से स्टार्ट होगा। और उसका महत्व भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब डायोड को बनाया गया था, डिफ्यूज किया गया था, तो एक बैरियर बन गया था। अगर वो बैरियर नहीं बनता तो करंट डायोड में अपने आप ही बहती रहती। तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए सब आपको फॉरवर्ड बायसिंग में थोड़ा वोल्टेज देना पड़ता है, जिसके लिए आपको कोई करंट नहीं मिलती। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है कटिंग पोटेंशियल। Remark. As we have studied that the potential barrier stops the flow of magnetic charge carrier. Magnetic charge carrier in PN junction diode. So when we apply external voltage, then the initiative part, initiative part of the voltage is used to break the potential barrier, which is known as cutting voltage. आई होप कटिंग वोल्टेज आपको समझ में आता है। फिलहाल हम याद रखेंगे कि बड़ी आसानी से करंट फ्लो हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में, बड़ी आसानी से करंट फ्लो हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में। बात समझ आ रही? ठीक, लाओ 10 तक आगे। अरे बात समझ में आ गई? इधर देखो, मिल गया, मेरा रास्ता मिल गया, तो समझ में आ गई बात। अच्छा, हमारा खबर। बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की, इसे मिटाकर। तो वर्किंग थोड़ा लिखना पड़ेगा। पूरे बना लेंगे, कोई बात। हैशटैग रिवर्स बायसिंग, REVER, रिवर्स बायसिंग, when the P terminal of PN junction diode is connected with low potential
and N terminal is connected with high potential. High potential. Then this is called reverse biased. This is called REVERS, reverse biased. For example, और एक एग्जांपल और ले लो, कम लाना, ज्यादा कम 2 वोल्ट 1 वोल्ट। बात समझ आ गई? बात करते हैं वर्किंग डायग्राम की। हैशटैग वर्किंग डायग्राम of reverse biased reverse reversed biased working diagram of reverse biased PN junction diode, PN junction diode। और ब्लॉक डायग्राम बनाया, जंक्शन बैटरी प्लस नेगेटिव होल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एन टाइप, होल का मतलब पी टाइप। नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पीछे जाएंगे जंक्शन की दूर की इधर पीछे की ओर। लेकिन कुछ माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, यहाँ भी कुछ माइनॉरिटी होल होते हैं जो आगे की ओर मूव करते हैं, और उनकी वजह से बहुत कम करंट फ्लो होती है, प्लस की रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है, जिसे लीकेज करंट कहते हैं। LEKAG लीकेज करंट कहते हैं। आई नोट्स शो करता है, ठीक है। रिमार्क, इन दिस कंडीशन the majority charge carrier moves far from the junction, that's why very few current flow through the junction, and which is due to the flow of minority charge carrier. This current the current by minority charge carrier in reverse biasing is known as leakage current। लीकेज ठीक से लिख देता हूँ, LEKAG लीकेज करंट।
ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, सॉरी इधर बनेगा। वोल्टेज बढ़ाते रहने पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और एक टाइम बहुत तेज करंट फ्लो होगी। इसको कहते हैं क्या, एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन की बहुत सारी थ्योरीज हैं समझाने की, जिनमें से कुछ सस्ती थ्योरीज की यूज की जाती है और कुछ भारी थ्योरीज यूज की जाती है। मैं आपको दोनों थ्योरी बता दे रहा हूँ। सस्ती थ्योरी ये है कि वोल्टेज बढ़ाते रहने पर P बराबर V²/R, अर्थात थर्मल अनस्टेबिलिटी आती है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है और वो टेम्परेचर जंक्शन में उपस्थित कोवेलेंट बॉन्डों को तोड़ देता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन हेयर पेयर जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन हेयर पेयर जो है वो पोटेंशियल से फ्लो होते हैं और फ्लो होने की वजह से वहां पर क्या होती है, बहुत तेजी से करंट फ्लो होती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में होते हैं बैंड्स। क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं, और बैंड्स होते हैं तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कंडक्शन बैंड, बैंड, वैलेंस बैंड, बैंड। दूसरी थ्योरी जो माइक्रो लेवल पे यही समझाती है कि जब कभी पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो वो पोटेंशियल वास्तव में चार्ज कैरियर को फील्ड प्रोवाइड करता है मोशन के लिए। इसका मतलब अगर चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं तो K=QV से उनके पोटेंशियल के थ्रू काइनेटिक एनर्जी भी मिल रही होगी। जब कंडक्शन बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज कैरियर हैं, वो बैटरी के पोटेंशियल इंक्रीज करने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। कई बार इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके वैलेंस बैंड में उपस्थित जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि वो आपस में ही बॉन्ड को तोड़ देते हैं। जिस प्रकार से वहां पर एक एवलांच चेन बन जाता है, या एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसे। तो इस एवलांच मल्टीप्लिकेशन की वजह से बहुत तेजी से करंट फ्लो होती है और ये वाला आंसर ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये बैंड थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम आइडियल माने, इफ वी सपोज द डायोड इज आइडियल, मैं ऊपर लिख रहा हूँ और याद रखेंगे इस चीज को, स्टार बना के लिखता हूँ ताकि आप चीज को याद रखें। स्टार बना के लिखता हूँ ताकि आप इस चीज को याद रखें। चलो इसके मिटा देता हूँ। तो ये चीज याद रखनी है आपको, स्टार। इफ वी सपोज the diode is ideal, the diode is ideal। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा, हमने क्या क्या चीज पढ़ी, मैंने आपको फॉरवर्ड वाइसिंग बताई, रिवर्स वाइसिंग बताई। मैंने आपको बताया डायोड को दो तरीके से लगा सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड का ग्राफ मैंने ऐसे बताया और रिवर्स का ग्राफ मैंने ऐसे बताया, और कंबाइन ग्राफ जो आपको देखने को मिलता है वैसा मिलता है। जिस पॉइंट पर ब्रेकडाउन होता है उसे एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, हम इस एवलांच ब्रेकडाउन को नेग्लेक्ट करते हुए इस छोटे से गैप जो माइनॉरिटी की वजह से फ्लो हो रहा है इसको नेग्लेक्ट कर दें, जिसमें ये भी ना हो, उसे आइडियल कहा जाता है। इसका मतलब हम मानते हैं कि जो आइडियल डायोड होता है उस आइडियल डायोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते। क्या नहीं होते? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते। तो आइडियल डायोड किसे कहते हैं? आइडियल डायोड किसे कहते हैं? जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ना हो, उसे आइडियल डायोड कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे स्टार में लिखेंगे स्टार। आइडियल डायोड डू नॉट कंसिस्ट minority charge carrier, that's why we can say that in forward biasing it behaves like conductor wire। ये डायोड है,
ये पी टाइप, ये माइनस सॉरी एन टाइप, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव फॉरवर्ड है, वाई इतना बिहेव करेगा. बट इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग it behave like broken wire, like broken wire. तो तार टूट गया है समझेंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे. तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज करूंगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में दिया गया डायोड आइडियल होता है. क्या होता है? आइडियल होता है. जब तक मेंशन ना करे खुद की जर्मेनियम में लिखा ना, तो आइडियल मान के चलेंगे. एक चीज पढ़ाने से रह गई और थोड़ा पीछे के पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको आगे आगे जनरल डायोड पढ़ा दूंगा. इसके जस्ट आगे जनरल डायोड है, लेकिन पीछे एक चीज रह गई, लॉ ऑफ मास एक्शन रह गया. थोड़ा मुझसे छोटा सा टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन करते हैं. थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस अपना ही है, घर की खेती है, कैसे भी पढ़ाऊँ, जिम्मेदारी पढ़ाने से और जरूर में समझ में आना चाहिए बस. ठीक, पढ़ते हैं. हैशटैग लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. भाई लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ charge carrier in intrinsic semiconductor at equilibrium if the number of charge carrier in intrinsic semiconductor is Ni, and in extrinsic semiconductor is an electron and p holes then समझेंगे. ये आपका इंस्टेंसिक सेमीकंडक्टर है. क्या नाम है इसका? इंस्ट्रिंसिक. चार्ज कैरियर का नाम है Ni. अगर बात करते हैं एक्सट्रिंसिक से, एक्सट्रिंसिक दो हो सकते हैं. एक्सट्रिंसिक क्या हो सकते हैं? दो. एक तो हो सकता है पी टाइप, दूसरा हो सकता है एन टाइप. पी टाइप में मैं मानता हूं कि होल ज्यादा होते हैं पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं. एन टाइप में मानता हूं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कुछ ना कुछ तो होल ज्यादा रहेंगे. कुछ भी रहे, इन दोनों की जो गुणा होगी एनपी, वो जिस इंस्टेंसिक से बने हैं उस इंस्टेंसिक के Ni स्क्वायर के बराबर होगा. Ni इक्वल टू NP. देन Ni स्क्वायर इक्वल टू NP इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. आई होप समझ में आ रहा होगा. थोड़े क्वेश्चन करते हैं. एक्चुअली मुझे पहले कराना चाहिए था, थोड़ा फ्लो में आ गया था ना, डायोड को मैं तरफ से लेके चला गया. एक तो क्वेश्चन करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, समझ में आया. एक बुकलेट मुझे दो और एक खुद के बात रखो. रंगीन वाले तो मिटके गई. बताओ. पेज नंबर देखो.
कुछ है ना है इसके कम ही दो ही आ रहे हैं। कुछ ढूंढ कर लोगे क्या? मिल जाएगा कर लेंगे। वो कुछ भी कर लेगा है? कर लोगे? चलो थोड़ा सा मैं करा दूँ, खुद कर लिया ना, जो मिल रहे हैं वो कर ले। आओ पेज नंबर पे आओ, पेज नंबर 97, पेज 97, प्रॉब्लम 1। दिख रही है? In an n-type semiconductor, the Fermi level lies 0.3 electron volt below the conduction band. मतलब कि दे रखा है गिवन EC माइनस EF का मान दे रखा है, और हमारा कितना रखा है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एट 300 केल्विन कितने पे दे रखा है 300। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 330 केल्विन, टेम्परेचर को 330 केल्विन कर दें तो पूछेगा फाइंड द अपीयरेंस न्यू पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। ये पूछ रहा है EC माइनस EF। क्या इनने कहा है ये P टाइप है या N टाइप है? क्या इनने कहा है इंस्टेंसिक एक्सटेंसिक, कहा है क्या P टाइप? N टाइप है। तो वी नो दैट, बताओ वी नो दैट। गौरव भाई बताएंगे N टाइप के लिए फॉर्मूला कितना होता है EC माइनस EF। फर्म वी नो दैट फर्मी शिफ्ट इन N टाइप सेमी कंडक्टर। बताओ भाई। तो नहीं होता नीचे लोग सही है। इन चीजों को मेंशन किया है क्या? नहीं किया गया, तो इसको प्रोपोर्शनल टी कह सकते हैं और ये बना सकते हैं EC माइनस EF पहले वाली स्थिति बटे EC माइनस EF बाद वाली स्थिति को डैश कह दे रहा हूं मैं, जो निकालनी है, इक्वल टू सामने टी आ रहा है टी अपॉन टी डैश। कोई डाउट? इसका मान दे रखा है कितना है 0.3 अपॉन EC माइनस EF का डैश इक्वल टू पहले टेम्परेचर कितना था 300 अपॉन 330, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 3 इकन 3000 आया। इसको उल्टा करो, एम्प्लाइज EC माइनस EF का होल डैश इक्वल टू 330 बटे 1000, इसका मतलब 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो समझ में आया क्वेश्चन? मजा आया? फार्मूला गलत बता रहे हो, वैसे उसमें NC/ND की जरूरत भी नहीं थी, ये तो गलत बता रहे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमन सिंह देखो समझो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेज नंबर सेम है और क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। क्वेश्चन 2 में बताओ क्या कह रहा है। इन ए n-type semiconductor the Fermi level lies 0.4 electron below the conduction band। दे रखा है गिवन क्या दे रखा है EC माइनस EF कितना दे रखा है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डोनर एटम ND का मान दे रखा है ND कितना दिया अच्छा, ये डबल कर दिया था ND is 2 ND डबल। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। ओके, EC माइनस EF का होल डैश पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क एंड गिवन क्या देखा है KT का मान देखा है कितना है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नो दैट फर्मी शिफ्ट किसका नाम है इसमें किसका इन N टाइप सेमीकंडक्टर बताओ भाई। EC minus EF is equal to KBT log base E NC over ND। क्या रखा है ND को डबल करना है। NC का तो मान नाम दिया ही नहीं सर, NC का नाम नहीं दिया है। सोल्व करते हैं, देखा जाएगा NC क्या होता है, चलो देखा जाएगा। रखो भैया कभी ये तो नहीं कह रहा है कि
दुगना उससे है एनसी से, वही क्या है? वही क्या कह रहा है शायद, क्या मतलब 2 टाइम है एनसी से। पढ़ते हैं दोबारा। इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट below the condenser band if the concentration of the donor atom Nd is doubled। खाली Nd is doubled लिखा है। इसी क्वेश्चन को लाना पड़ेगा किसी की फॉर्म में। तो विचार करते हैं। ये बताओ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तब हम उसे लगा पाते। ठीक है, तो हम दूसरा फॉर्मूला सोचते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपका सेमीकंडक्टर जो होता है कितने टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था आपका सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, 2। तो आपका सेमीकंडक्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। सेमी, एक होता है एक होता है इंट्रिंसिक में m बराबर, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है p टाइप और n टाइप। p टाइप में p बराबर n डोनर, n टाइप में n बराबर, n टाइप में p बराबर, p टाइप में p बराबर n एक्सेप्टर सही, और n टाइप में n बराबर एनडी, n डोनर सही है। हमारा कौन सा टाइप का है, एन टाइप। n टाइप है, n इक्वल टू n लगाओ, और इसी के तो फॉर्म है वो भी, n इक्वल टू इसे कर देते हैं दोनों तरफ लोग ले जाकर। n, उल्टा करने के बाद फॉर्मूला हमें से याद भी तो है हमें। n इक्वल टू n क्या होता है, n का मान कितना होता है, n c इंटू e की पावर पावर माइनस बीटा बीटा ei। हाँ वो बताओ ये कितना है, EC माइनस EF अपॉन इज इक्वल टू एनडी। ND। अब क्या कहा है इनने, ND को डबल किया जाता है इज कंपेयर टू, अरे NC का तो नाम ही नहीं दिया है। अब हम डबल करेंगे फिर यहीं से कर देता मैं, अगर हमें डबल करना है फिर तो मैं यहीं से निकाल देता। तो यही तो इक्वेशन एनसी कांस्टेंट है दोनों में, और डबल करने पर पूछा है। 2 इक्वेशन बनना है। यार तो मेंशन खुद नहीं किया गया है, फिर तो यार यहीं से खत्म हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम ही है तो डिवाइड तो ये अगर हमें याद है फिर तो एक लाइन में खत्म काम है फॉर्मूला। तो ये करके रखा है नहीं इतना सारा, अरे यार हटो। बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, देखो कंडीशन क्या है हमें, एनसी का एनसी करना है, क्या करना है, एनडी डबल करना है टू एनसी करना, ये तो है। ये यही है क्या, नहीं एनडी ही डबल करना है। पता है तुझे चल रहा कहना क्या चाह रहा है वो? एनडी तो डबल करा है मैंने, एनसी का डबल थोड़ा करना है। ऐसा भी तो ना कहा यार उसने, और ऐसा भी निकाल तो के किसका डबल करा, एनसी कहाँ जाएगा ये बताना मुझे। एनडी इज डबल किसका, ये तो कुछ कहा नहीं, कितने डबल। देखते हैं यार सिचुएशन क्या है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, एंड व्हेन एन डी इज डबल्ड, इज डबल, तुम्हारी बातें ज़्यादा सुन ली ना इसलिए मामला और खराब हो गया। एन सी माइनस ई एफ का होल डैश इक्वल टू 2 केस है, 2 केस लोग सही कह रहा था मैं। 2 एन डी क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन, तो कट भी तो सकते हैं यार ये, एम्प्लाइज ई सी माइनस ई एफ, कितनी बड़ी वैज्ञानिकता दिखाई है क्या यार। केवीटी की जरूरत पड़ेगी, घोड़ा में लोग भाग में लोग घट जाते हैं। अब क्या हो रहा है, वही वाला फॉर्मूला वो इधर वाला, हमें किस तब डिवाइड करना लग करो सही भी ऐसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लोग आएगा। अबे रुक जा लोग 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 एनसी कट नहीं रहा, डिवाइड करो कितना है, इसको से नहीं चलाएंगे, अपॉन केवीटी अपॉन केवीटी, केवीटी तो बढ़ जाएगा, कैलकुलेट करने पर केवीटी कटेगा नहीं। अब भाई की पावर चल रहा है मामला, तो समझे बात को। अरे कंफ्यूज मत कर करने, लोग की वैल्यू सीधे आ जाएगी। क्या कह रहे हो, कुछ ना कह रहा है, इससे कट गया 2 ऊपर आ गया। इसे मत देखे तू, इसने क्या कर रखा है। इसने ये भी किया है, तो ये मेरे में क्या कमी लग रही है, कुछ नहीं तो फिर क्यों रो रहा है तू। हम ये निकालना है, बात खत्म हुई, इसको चलाओ एम्प्लाइज ई की पावर
ई सी माइनस ई एफ का होल डैश, हमारी सुननी नहीं चाहिए, इसको बदल देगा, 2 को नीचे मैं लाओ, तो कुछ बोले ना भैया। 1/2 इसको नीचे ले आए, बताओ कितना है, इंटू ई की पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन क्यूबिटी, बताओ कितना होता है, 1/2 इंटू, लोग ले लो का आंसर जाएगा, इसका मान निकालना ना, आंसर आ गया, ये इसमें 80 मान रख रखा है, कितना है इसमें 0.4, ये आ गया इंटू ई की पावर 0.4 अपन क्यूबिटी का मान कितना है 0.03 विद कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो इक्वेशन ये लगानी है, जब आपका कटेगा नहीं तो आपको खुद इसको लोग की टर्म से एक्सपोनेंशियल टर्म में ले जाना पड़ेगा, कुल मिला के फिर नहीं आना। हाँ यही सर, मैं दोबारा बताऊँ, नहीं आ गया, बता दे दोबारा, आ गया। पक्का। अगर हम ई वाली पावर यूज करते जल्दी आ जाएगा उसका आंसर, डायरेक्ट लोग की वैल्यू आती है, लोग 1/2 है। देखो जरा, वी हैव, ये वाला कैसा लगे ना, अब मैं करवाओ इससे कोई कोई सा सा करना, ये वाला क्या बोल रहा, कोई सा भी, कोई सा दोनों लगा ना, एन टाइप है, एन टाइप है, मतलब फॉर्मूला बोल रहा हूँ। हाँ एम्प्लाइज फॉर एन टाइप, फॉर एन टाइप, बताइए जरा क्या है, एन इक्वल टू, एन का मान कितना होता है, एन सी की पावर माइनस के ई सी माइनस ई एफ अपॉन के बी टी, और फिर आगे एन डी, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, एन सी की पावर माइनस के ई सी माइनस का ई एफ का होल डैश अपॉन के बी टी, कितना है 2 डी, ऐसे तो किया था ना, किया तो यही था, मतलब थोड़ा हल्का इजी लग रहा है, देखना सुंदर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा सुंदर, हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। इस 2 की गुणा इसमें कर दे, 2 इंटू ई की पावर माइनस के ई सी माइनस ई एफ अपॉन के बी टी इक्वल टू ई की पावर माइनस के ई सी माइनस ई एफ का होल डैश अपॉन एम्प्लाइज माइनस का ई सी माइनस ई एफ का होल डैश अपॉन के बी टी, लोग ले लिया मैंने भाई, बराबर log 2 माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के बी टी, सही है, सही है। 2 चला गया इधर, नो डाउट, ये चला गया इधर, बिल्कुल सही है, log ले log m प्लस log n बिल्कुल सही है, और log 2 बता क्या कह रहा है, सही है, इसको यहाँ लिखा माइनस का, अब डैश अपॉन ये बन के बी टी, log 2 सही तो है, मान लग दोस्त आंसर आ गया, कैलकुलेटर तो बाई गुणा तो है, अपन लोग थोड़ी कर सकते हैं, पहले उसमें बताओ क्या क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना इसके, तो आगे चलो फिर ये ना पढ़ो, बताओ क्वेश्चन कर लोगे तो बताओ, ना कर रहा हो जाएंगे भैया, नीचे सी की फॉर्मूला पे ठीक है, ठीक है, आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ मैं, देखो हम बात बता रहा था, देखो जहाँ पे चले थे हम बात चलते हैं, बात करते हैं आइडियल डायोड की, ठीक है, वो हो गया, हैशटैग फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन तो हो गया था फॉरवर्ड बायसिंग, बायसिंग द करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो, इक्वेशन क्या होती है, आई डी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर ईटा बीटी, वी टी अपॉन ईटा वी डी, देखें ना -1, एंड इन रिवर्स बायसिंग द करंट will not flow, but if the diode is not ideal, then leakage current will be, नहीं मिला क्या, फॉर्मूला मैच करो, सही है, बताओ बड़ा,
बताओ बताओ बिल्कुल बता दो। हाँ वही वो भैया, थर्मल वोल्टेज नीचे आएगा VT। VD अपन ईटा VT बता रहा हूँ, कमी लगेगी। ऊपर VD है, ईटा VT ईटा ईटा VT। VT ईटा VT सही। और लीकेज करंट की देखो 2 की पावर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अपन 10, यहाँ फॉर्मूला देखो एग्जैक्टली क्या है। लीकेज करंट का देखो वहीं पास पास हो गए, मिला नहीं मिला? लीकेज करंट मिला नहीं मिला? अभी मिलेगा। पेज नंबर 102 पे आओ। T2 माइनस T1 देखा ऊपर, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखें। डायोड करंट ये होता है, लीकेज करंट ये होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको लीकेज करंट कहते किस नहीं पता होना चाहिए था। माइनस चार्ज करंट होता है। बड़ी सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बॉन्ड टूटने से माइनस चार्ज करंट बढ़ सकते हैं, जिस कारण लीकेज करंट बढ़ सकती है। क्या टेम्परेचर का लीकेज करंट पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल सर, लीकेज करंट बहुत सारा अच्छी तरीके से टेम्परेचर सेंसिटिव करंट होती है। तो ये आपको याद रखना है कि लीकेज करंट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव करंट है। स्टार ना लिखेंगे, स्टार ना के स्टार। लीकेज करंट इज हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, PERAT टेम्परेचर sensitive that if we increase 1 degree Celsius temperature, PERATU temperature, इसका मतलब T2 माइनस T1 का मान 1 डिग्री सेल्सियस, then लीकेज करंट is doubled, DOUBLE double। दिख रहा है डबल हो जाती है, तो याद रखेंगे। न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ उसका। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसका क्या क्या चीज न्यूमेरिकल चलता है। ये नॉर्मल आ गया, इसके बारे में बता देता हूँ, सही से नोट करना, ठीक है। और जो इसके बारे में बता रहा हूँ वो इसी के नीचे नोट करना, उसके बाद लीकेज करंट स्टार्ट करना, ठीक है। वेयर बात समझ आई? नहीं समझ में आया क्या? आ गया। मैंने बोला, मैंने पहले आइडियल लेवल के बारे में ये करंट बताई फॉरवर्ड वाइसिंग में, फिर मैंने आपको लीकेज करंट इसके नीचे लिखवा दिया, और अब मैं वेयर बता रहा हूँ। तुम्हें करना ये है कि इसका वेयर इसके नीचे ही उतारना। वीडियो जब देखोगे तो वीडियो में बाद में मिलेगा, ये नहीं धड़ छाप रहे हो खटाखट बाद में बोल रहे भैया ने तो बाद में बताया वीडियो, ऐसा नहीं। पहले तो उतारना और फिर ये समाप्त करने के बाद तब जाके लीकेज करंट में आना। बताओ वेयर क्या है? वेयर VD डायोड वोल्टेज, ईटा रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, इसके मान दिए होंगे बड़ा। ईटा का मान जर्मेनियम के लिए, ईटा का मान सिलिकॉन के लिए दे रखा होगा, देखो जरा। जर्मेनियम के लिए 1 है, सिलिकॉन के लिए 2 है। और जो VT है जिसे क्या कहते हैं? थर्मल वोल्टेज, उसका भी डेफिनेट मान होता है 25.9 थर्मल वोल्टेज। इसका मान होता है 25.9 मिली वोल्ट है। मान याद रखिए। 300 हाँ, रूम टेम्परेचर एट 300 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर मायने रखता है ना। केमिस्ट्री में तो मुझे एक बार के लिए मन नहीं करता कितने टेम्परेचर रिएक्शन होंगे, पर यहाँ रिएक्शन टेम्परेचर मायने रखता है, क्योंकि मामला सेमीकंडक्टर का है ना। केमिस्ट्री में अगर हीट का निशान बनाओ तब भी चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बात है, ये क्वेश्चन याद कर लेना भाई डायोड करंट की। डायोड करंट की इक्वेशन लाओ भाई, क्वेश्चन देखो बता रहा हूँ, पेज नंबर पहुंचो। किसी क्वेश्चन में जा रहा हूँ लीकेज क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा? शायद ही मिले भाई, लीकेज का क्वेश्चन नहीं मिला है।
क्वेश्चन नहीं है समझ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ढूंढ ढूंढ कर लेना है अपने हिसाब से कोई। थ्योरी ज्यादा बड़ा बहुत है। एक ये है प्रॉब्लम यहाँ, उल्टा सीधा पढ़ा रहा हूँ मैं भी। 90 पेज नंबर 90 पर, पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 आ गए। सबसे नीचे एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें देखेंगे। देखा पेज नंबर 90 में 2 क्वेश्चन है, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन पे और दूसरा लीकेज करंट पे है। तो आप पेज 90 कंडक्टिविटी का सूत्र हो रहा है क्या? पेज, हाँ मैं तो 90, ठीक है। प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रॉब्लम फर्स्ट बताओ भाई प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है। प्रॉब्लम फर्स्ट में मैंने कहा है ए सैंपल ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको कहते हैं? एन से। कितना दे रखा है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और एट 300 केल्विन। आगे इफ द इंस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल एनआई की वैल्यू कितनी रही है? 2.5 इंटू 10 की पावर 13 सेंटीमीटर क्यूब। तो पी की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन मार्क। बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन कितना था करो? एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू पी। एन की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10 की पावर 13 और सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एन की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और सेंटीमीटर क्यूब इंटू पी एम्प्लाइज स्क्वायर का इसको नीचे लाओ, स्क्वायर है तो 2.5 कैलकुलेटर है करो एम्प्लाइज पी इक्वल टू कितना है? 2.5 इंटू 10 के घात 13 का होल स्क्वायर और 6.25 10 के घात 18। क्या बोलते? देख के बोल दूं? देख के बोलते जाए कितना देख के वही बोर्ड में सोल्व करा कितना 25% 625 होते हैं क्या? 25% 625 सही बताओ। 1 गुणा 10 के घात 8%। अरे मुझे ये बता 25% कितने होते हैं? 625 होते हैं। 625 लिख देता हूँ और 2 अंक के बाद 10 लगा देता हूँ। पूरे कट रहा है तो पूरा कट रहा है। 26 गुणा क्यों कर रहे थे तुम? कौन कर रहा था? पागल हो यार तुम तो बिल्कुल। ये कर रहा था भैया। 1 गुणा 10 के घात 8% होती मेरे को 18 है। 18 और 2 कितने होते हैं? 20 होते हैं। और 6 फालतू लिखे, 6 और 2 6 7 8 हो गया। कितना है? आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला लीकेज करंट पे समझ में तो आगे क्वेश्चन आता है। बताओ लीकेज करंट पे क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो क्या? In Germany, the leakage current are 5 microampere at 10 degree Celsius. Okay, at 10 degree Celsius. तो मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम सेम है। पेज नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है ना? पेज नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। In Germany, the leakage current is 5 microampere given. Leakage current क्या वैल्यू रखी है? I नॉट कितनी? 5 microampere at 10 degree Celsius. At 10 degree Celsius. Find its value when the temperature is 25 degree Celsius. I नॉट dash question mark temperature is कितना है? 20 कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। We know that the formula for leakage current, लीकेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I दूसरे टेम्परेचर पर T2 इक्वल टू I नॉट पहले टेम्परेचर पर T1 इक्वल टू 10 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 2। तो हमें ये निकालना है I नॉट दूसरे टेम्परेचर पर। पहले टेम्परेचर पर हमें पता है कितने? 5 माइक्रोएम्पियर। 5 माइक्रोएम्पियर गुणा 10 की घात 25 माइनस 10 25 माइनस 10 बटे 2 पूरा 5 गुणा
10 की घात ऊपर देखेंगे, 5 में से 0 गया, 5 ही बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। 5 में से 0 गया, 5 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 15/2, 2 7 14 बचा 1 पॉइंट आया, 2 पंजे 10, इसको लोगे 5 × 10⁻7.5। क्या बोलो? 2 7 14 बचा 1 2 10, ऐसे कर लो चाहे, 2 7 14 बचा 1 2 10, बिल्कुल सही है। कैलकुलेटर से 10 का 7.5 देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। 10 की घात करने के बाद है 14.14 माइक्रो एम्पीयर। वही 10 की घात थोड़ी चल रही है, 2 की तुम्हारा ध्यान कहाँ है यार? तो क्या कर दिएगा? तुम्हारा ध्यान कहाँ? मेरा ध्यान तो पता नहीं कहाँ, तुम्हारा भी कहाँ है? ध्यान न दिया होगा। 2 कर दो। बात ये नहीं है तुम 4 दिन देख रहे हो फिर भी गलत हो। लीकेज करंट का फॉर्मूला जिंदा गलत है, या 2 आता है या 10 आता है। क्या करते हो पता नहीं यार, 2 गुना होता है। नहीं बोला इतनी कठिन कैलकुलेशन तो नहीं आनी चाहिए लीकेज करंट में। चल क्या रहा है, 5 माइक्रो एम्पियर इंटू 2 की घात, यहाँ 10 आता है, ऊपर क्या 5 में 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 5 गुना 2 की घात है, 10 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा माइक्रो एम्पियर। हो गया? ठीक। कंडक्टिविटी का तो इतना जान लो तुम, कंडक्टिविटी कितनी होती है। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। किसी वाले चार्ज पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी चार्ज पे, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है इस बात पे डिपेंड करती है कि चार्ज का नंबर क्या है। कंडक्टिविटी जो सिग्मा होती है प्रोपोर्शनल तो इसके होती है, कंडक्टिविटी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की होती है। उस हिसाब से एक और फैक्टर होगा जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी जितने तेज चल रहे होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब कंडक्टिविटी मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ओवरऑल कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं Q N म्यू। अब बात करते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें कौन होते हैं? दोनों होते हैं कंडक्टर। बताओ क्या क्या हो सकता है? तो सिग्मा जो ओवरऑल मोबिलिटी होगी वो कितनी होगी? ये फार्मूला जो है पहले लगाओ, इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? Q, नंबर कितना लिखते हैं? N, और मोबिलिटी म्यू एन प्लस होल के लिए चार्ज Q, नंबर प्रोटॉन P, मोबिलिटी म्यू पी। ये लिखा हुआ है, ये लिखा है पता नहीं कहाँ है, ये लिखा। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ने वाला था? डायोड खत्म कर लिया था, जेनर डायोड की तरफ बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डायोड की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग ये पढ़ें, ये पकड़ो थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले जेनर डायोड पढ़ लेते हैं, फिर फीडबैक जाएंगे पीछे और रेक्टिफायर कंप्लीट करेंगे। इसे मिटाते हैं और जेनर डायोड समझते हैं। समझेंगे। हैशटैग जेनर डायोड, जेनर डायोड was made to work over the avalanche breakdown problem. It is mostly fabricated by silicon because it is highly thermally stable. ये बहुत ज्यादा थर्मल स्टेबल होती है, कौन? सिलिकॉन। ठीक है। एंड टू मेक इट we use heavy doping in intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. That's why वो भी शायद एन टाइप सेमीकंडक्टर करनी पड़ती है ना। That's why
in forward biasing it behaves like normal diode, normal PN junction diode, but in reverse biasing it shows its beauty, अपनी खूबसूरती है रिवर्स बाइसिंग में दिखाता है. इट्स सिंबल इज, क्या होता है, क्या होता है झंडा का सिंबल? ऊपर से ऊपर एसी का निशान. नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनाओ, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनाओ और इसकी जगह इंटीग्रेशन ऐसा बनता है, इसका उल्टा बनाओ, इसे कहते हैं जेनर डायोड. क्या कहते हैं? जेनर डायोड. ठीक. अब अगर हम इसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं